नमस्कार साथियों। आज का जो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी से संबंधित टॉपिक लगा हुआ है और आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको बता देते, थोड़ा बैकग्राउंड कवर करते हैं हिस्ट्री का। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में लगातार हम हिस्ट्री के वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, क्योंकि वहाँ अगर आप देख लेते तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, और पहली बात बता देते हैं, जैसे हम लगातार हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है लगातार क्रम वाइज, हम अभी मगध का उत्कर्ष के बारे में 3 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। अगर वहाँ आप देखते हैं तो आपको ये वाला जो भाग है वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो भी टॉपिक है वो तो वैसे ही आपने सीरियल वगैरह टीवीओं में अक्सर देखा होगा, ऐसा सीरियल चलता है तो वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि सबका एक प्रकार से हाईलाइट पॉइंट है। और देखा जाए अगर तो एशियंट हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि सवाल यहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इतने आते हैं कि हम आपको डीपली बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हम आपको बताते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप बिलीव कीजिए। ठीक है, और थोड़ा हम पीछे बताते हैं कि हम मगध का पढ़ा रहे थे, मगध जो था वो कैसे बना, ये सारी चीज़ें हमने बता दी। मगध पर जो अंतिम शासन चल रहा था, घनानंद का, नंद वंश का अंतिम शासन चलता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव डाली जाती है। किसके बाद? नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की नींव मगध पर आती है, डाली जाती है। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा, बेसिक सी नॉर्मल बच्चे जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को तो। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी कि जो अपना मौर्य साम्राज्य था, क्या था? मौर्य साम्राज्य, उसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। समझना ध्यान से, मुक्तिदाता का मतलब ये होता है कि जैसे ही मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था तो हमने बताया था कि जो नंद वंश था वो एक प्रकार से छत्रात्मक था, यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला शासन चल रहा था। और एक प्रकार से कहा जाए तो जनता पे अत्याचार भी हो रहे थे उस समय बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि जो कर वगैरह थे वो भी बड़े स्तर पे लगाए जा रहे थे। ऐसी सारी चीज़ें चल रही थी। इस वजह से क्या है कि जैसे ही मौर्य साम्राज्य की नींव मगध पर आती है तो जनता के प्रति एक प्रकार से जनता को उस वाले जो पुराने वाले सिस्टम है, कर से और अत्याचार से, इस जीवन से मुक्ति मिलती है। तो इसको भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि किस वंश को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य को। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनका शासन कब से कब तक रहा, तो ये बात हम आपको बता दें। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन है वो 322 बीसी से 298 बीसी तक मगध पर चला। ये जो डेट लिखी है बहुत क्लियर डेट लिखी है, 4-5 किताबों का एनालिसिस करके हमने लिखा है। और आप निश्चिंत रहिए, इस वाली जो डेट है अगर आप एग्जाम में लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा। इस चीज़ का हम आपको चैलेंज देते हैं। ठीक है, आप क्योंकि ये जो डेट है वो 3-4 किताबों के जरिए जो नोट्स बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, उनका एनालिसिस लिखा है, तो इसमें आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, थोड़ा जैसा कि हम बता रहे थे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका जो डेट है वो बिल्कुल क्लियर लिखा है, 322 से 298 बीसी। ठीक है, अब अगर हम बताते हैं मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में भी कुछ हमको ग्रंथों में लिखा गया है कि जो मौर्यों की उत्पत्ति है उसके क्या कारण है, मतलब कौन सी जाति का था। तो यहाँ से हम देखा जाए कि एक ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है ना, उसमें जो मौर्य साम्राज्य था या मौर्य जाति है उसको एक प्रकार से शूद्र कहा गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सीधी बात है, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कहा गया, शूद्र जाति का था, है ना। इसके अलावा मुद्रा राक्षस एक किताब है जो विशाख दत्त ने लिखी है ना, एक कवि थे, उन्होंने भी इसको क्या बताया, शूद्र जाति का बताया। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ शूद्र जाति का उल्लेख हमको कई ग्रंथों में मिलता है, लेकिन कई ग्रंथों में हमको क्षत्रिय होने का भी प्रमाण मिलता है, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ऐसी किताबों में हमको चंद्रगुप्त का शूद्र जाति का होना पाया गया। ठीक है, इसके बाद कई उल्लेख हमको और भी मिलते हैं, जैसे एक किताब है जिसका नाम है विष्णु पुराण, उसमें भी जो चंद्रगुप्त है उसको शूद्र जाति का बताया गया। ठीक है, और एक और हम इसका तथ्य बताते हैं शूद्र जाति का होने का, कई किताबों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है। जैसे जो घनानंद था, नंद वंश का अंतिम राजा, हमने बताया मगध का नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद था। घनानंद की पत्नी का नाम था मूरा, घनानंद जो था उसकी पत्नी का नाम था मूरा, उसका पुत्र था चंद्रगुप्त, ऐसा कुछ किताबों में उल्लेख मिलता है। तो वो जब घनानंद शूद्र जाति का था तो स्वाभाविक चीज़ उसका पुत्र भी शूद्र जाति का होगा, ऐसा कई किताबों में ऐसा भी उल्लेख हमको मिलता है। इसके बाद देखा जाए अगर तो कुछ बौद्ध स्रोत यानी बौद्ध ग्रंथ के स्रोत हैं
जैसे देखा जाए तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। उसमें क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। इसके अलावा बिंदुसार और अशोक, इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है बौद्ध धर्म में। अब हम बिंदुसार को बता दें। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। ध्यान से समझना इस चीज़ के लिए, जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और बिंदुसार को बौद्ध धर्म में क्षत्रिय बताया गया। जब पुत्र को क्षत्रिय बताएगा तो स्वाभाविक चीज़ है उसका पिता भी क्षत्रिय होगा ना, समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को। तो वही वाली बात यहाँ पर कुछ उल्लेख ऐसा भी मिलता है। इसके अलावा दिव्यावदान एक किताब है, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है क्षत्रिय होने का, बिंदुसार और अशोक का। इसके बाद जैन साहित्य यानी जैन स्रोत भी बताते हैं कि वो क्षत्रिय जाति का था। जैन ग्रंथ है एक जिसका नाम है परिशिष्ट बर्मन। परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है, उसकी रचना हेमचंद्र ने की थी, है ना। इतना डीपली बता रहे हैं, आपको किताबों में लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो परिशिष्ट बर्मन है उसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। और हेमचंद्र जो हैं उनने इस किताब में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया है। तो सर्वाधिक मान्य जो तथ्य हैं हमारे पास वो सिर्फ यही हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त था वो एक प्रकार क्षत्रिय जाति का भी था और शूद्र जाति का। लेकिन सर्वाधिक मान अगर हमारे पास फैक्ट हैं तो वो हैं कौन से, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, इनमें उसका क्षत्रिय होना बताया गया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे। अभी हमने मौर्य की जाति के बारे में उल्लेख किया था, अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि मौर्य साम्राज्य मगध पे चल भी रहा था या नहीं चल रहा था। तो सबसे पहली एक किताब है जिसका नाम आप लोगों ने सबने सुना हुआ, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई और हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का अहम रोल होता है। यानी कहा जाए तो 90% रोल किसका है, चाणक्य का ही है। जब उसको पूरी तरह से शिक्षा वगैरह जो भी ये सब कुछ देता था, हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य लड़ाई करता है, युद्ध करने के बाद फिर वो राजा बनता है। इसकी हिस्ट्री हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि मगध पे मौर्य शासन चल रहा था। इसके बाद इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई, इसमें भी रुद्रदामन एक जूनागढ़ का अभिलेख है ना। रुद्रदामन एक जूनागढ़ का अभिलेख है, उसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बारे में बताया गया। तो वहाँ से भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी, मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी वहाँ से भी, अशोक के शिलालेख से भी मिलती है और बौद्ध धर्म से भी मिलती है और जैन धर्मों से भी मिलती है। और कुछ ईरान के इतिहासकार थे जैसे जस्टिन, प्लूटार्क और इरविन, इनके ग्रंथों में भी चंद्रगुप्त को मौर्य के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक हमें विश्वास है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद सामाजिक स्थिति है, वही सामाजिक स्थिति हम आपको बाद में चर्चा करेंगे। सामाजिक स्थिति मतलब ऐसी कि जैसे सिकंदर आया था, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, सिकंदर आता है, सिकंदर वापस जाता है, तब वो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपने सिकंदर वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से समझिए। और सिकंदर के आक्रमण जो भारत पर उसने किए वो सब हमने बिल्कुल डिटेल से समझाए हैं। ठीक है, तो सिकंदर आता है, चला जाता है, उसकी जाते ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बारे में अब यहाँ से देखते हैं थोड़ा चाणक्य के बारे में। मगध की स्थिति देखते हैं थोड़ा सा। मगध की स्थिति जो थी वो जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बना था उसके पहले की स्थिति जो थी वो अंतिम शासक मगध पर घनानंद का चल रहा था। तो घनानंद एक प्रकार से घोर अत्याचारी और जनता पर अत्याचार, ज़्यादा टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें करता था, इसीलिए भारत का मुक्तिदाता मौर्य वंश को कहा गया, है ना। समझ सकते हैं आप, इसीलिए उसको मुक्तिदाता कहा गया है। तो यही वाली जो कहानी आती है हम आपको आगे बताने वाले हैं। थोड़ा चाणक्य के बारे में जान लेते हैं। चाणक्य कौन है? चाणक्य जो है, चाणक्य के पिता का नाम था महर्षि चाणक्य। क्या नाम था? महर्षि चाणक्य। इनको विष्णुगुप्त भी कहा गया, इनका बचपन का नाम विष्णुगुप्त भी आता, कौटिल्य भी कहा गया, अंशुल भी कहा गया, अंशु भी कहा गया, अंगुल भी, वात्स्यायन और कात्यायन, है ना। पुराणों में इसको द्विज श्रप कहा गया, द्विज श्रप, है ना, श्रेष्ठ ब्राह्मण। समझ सकते हैं आप, चाणक्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उल्लेख दिया गया पुराणों में। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए तो भारत का मेकियावेली भी कहा जाता है। किसको? चाणक्य को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मेकियावेली किसको कहा जाता। तो चाणक्य भी पूछ सकते हैं, विष्णुगुप्त भी पूछ सकते हैं, और भी कई नाम आते हैं, तो वो भी आप समझ सकते हैं, हमने बताया है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो एक इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का मेकियावेली किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे चाणक्य को, या विष्णुगुप्त पूछा जाए तो विष्णुगुप्त को। ठीक है, इसके अलावा 15 इनकी किताब है अर्थशास्त्र, इनके द्वारा लिखी गई। तो ऐसा पूछा जाता है अर्थशास्त्र किससे संबंधित, तो हम बताएंगे राजनीति से, ना कि अर्थव्यवस्था से। ध्यान रखना, इसमें 15 पार्ट थे, 180 प्रकरण थे, 6000 उसमें श्लोक लिखे गए थे। तो ऐसा समझ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो इनके द्वारा किताब लिखी गई है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है, राजनीति से या अर्थव्यवस्था। तो आप बताइए राजनीति से। ठीक है,
इसके बाद ये तक्षशिला के आचार्य भी यानी टीचर के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। बस यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में कुछ लिखा गया है। गूढ़ पुरुष उस समय जो है, जो मगध पर शासन चल रहा था उस समय गूढ़ पुरुष किसको कहते थे, तो गुप्तचरों को कहते थे। और जहाज रानी का भी उल्लेख मिला, जहाज वगैरह का भी उल्लेख मिलता। शूद्रों को आर्य भी कहते थे। और दास प्रथा जो थी वो 9 प्रकार की चल रही थी। और भू राजस्व था, कहीं 1/4 लिखा होता, कहीं 1/6, लेकिन सर्वाधिक मान 1/6 चल रहा था, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का जो के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम आपको बता दें, जो चाणक्य था, एक कहानी बनती है यहाँ से। जो चाणक्य था वो घनानंद का दरबारी कवि हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दरबारी कवि, किसका? घनानंद का। और एक प्रकार से घनानंद जो व्यक्ति था वो एक प्रकार से अत्याचारी और क्रूर व्यक्ति हुआ करता था। मतलब वो अपने आप को सब कुछ समझता था, इसके अलावा कोई ब्राह्मणों की या कोई क्षत्रियों की ज़्यादा इज्जत वैल्यू नहीं करता था। वो उसकी एक क्वालिटी थी, क्योंकि वो शूद्र जाति का था। और जब वो राजा बना था, उसके पहले जो ब्राह्मण क्षत्रिय राजा बनते थे, तो उसने जो शूद्र जाति जब जीवन यापन करती थी तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय उसको परेशान करते थे, शूद्र जातियों को। तो जैसे शूद्र जाति का राजा घनानंद बनता है तो उसका एक ही कथन रहता है हमेशा कि हम क्षत्रियों को तो विनाश ही करेंगे, और जो भी हमसे बड़ी कैटेगरी के लोग होंगे उनका एक प्रकार से कहीं ज़्यादा इज्जत मायने नहीं रखते थे उसके लिए, ठीक है। तो एक प्रकार क्या होता है कि एक प्रकार जो घनानंद के दरबार में रहता है चंद्रगुप्त चाणक्य, तो चाणक्य को क्या हो जाता है, घनानंद एक बहुत अपमानित कर देता है, बहुत बड़े स्तर पे अपमानित कर देता है। और उस अपमान को ना सहते हुए चाणक्य एक प्रण लेता है। चाणक्य ने कहा था कि हम उसके पूरे वंश को नष्ट करेंगे, एक प्रण उसने लिया था। और एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपना जो वो ऐसा मानते हैं कि जो उसके बाल होते, बालों में एक प्रकार से उसने वो अपना एक प्रण ले लिया था चोटी बांधकर कि हम इस वंश को, जो नंद वंश चल रहा है, इसको बिल्कुल जड़ से नष्ट करेंगे, ऐसा उसका प्रण ले लिया था। प्रण लेते ही वो वहाँ से निकल जाता है, उसके दरबार से निकल जाता है। निकलने के बाद सीधा वो पहुँचता है विंध्याचल के जंगल में। विंध्याचल के जंगल में पहुँचता है। जंगल में पहुँचने के बाद उसको एक रास्ते में कोई बच्चे वगैरह होते थे, 2-4 बच्चे खेल रहे होते थे। तो उसको कहा जाता कि एक खेल, यानी कि राजकिलम खेल खेल रहे थे कोई, है ना। तो खेलते हुए एक बच्चे मिले, 2-3 चाटिया। उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो 1000, मतलब जिसका बच्चा था, लकड़ी मकड़ी बनाने वाले लोग रहते थे उस क्षेत्र में, कोई जनजाति रहती थी, उनके यहाँ रहता था ये। अब इसका एक तथ्य प्रमाण नहीं मिला कि कहाँ से इसका जन्म हुआ, है ना। तो वो हमने बताया कि ऐसे कई किताबों में कहीं शूद्र लिखा, कहीं क्षत्रिय मिला है, तो ऐसी सारी चीज़ें चली इसके बारे में। तो 1000 रुपये, 1000 करस प्रकट जो उस समय की मुद्रा होती थी, वो देकर उसको ले लिया था। किसने? चाणक्य ने। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से ले गया था। अब अगर यहाँ पे क्षत्रिय होता भैया, तो क्षत्रिय कोई बिकता थोड़ी ना है। यहाँ हमको शूद्र लगता है हमारे अनुसार कि ऐसा हुआ, अगर तो यहाँ शूद्र था। और क्षत्रिय कोई भी हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो थोड़ी ना बिकेगा। 1000 दो या 5000, कोई बिकता थोड़ी ना है। तो यहाँ से हमको शूद्र मिलता, और कई किताबें उसको क्षत्रिय बताती हैं। ऐसा सिस्टम है इसमें, हमने आपको पूरा बता दिया है। जैसा भी सिस्टम है आपको हमने आपके सामने बता दिया है, ठीक है। तो इसके बाद वो ले जाता है उसको किसना? तक्षशिला। किसको? चाणक्य ले जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला के विश्वविद्यालय में ले जाता है। वहाँ पे वो प्राचार्य भी रहता है। तो वहाँ पे ले जाके 7-8 वर्ष उसका जो भी है वो मतलब कि शिक्षा वगैरह देता है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ नाम भी मिलते हैं। सेंड्रोकोटस भी चंद्रगुप्त को कहा जाता है, एंड्रोकोटस भी कहा जाता है, और सेंड्रोकोप्टस भी कहा जाता है। इन चीज़ों को याद रखना। लेकिन सबसे सर्वाधिक मान अगर नाम है तो वो सेंड्रोकोटस चलता है, उसका ध्यान रखना। सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सीधा। अब चंद्रगुप्त मौर्य 7-8 वर्ष जो उसका शिक्षा वगैरह होती है, जो सारी चीज़ें करता है अध्ययन, और जो उसको पूरी तरह से एक राजा के युग बन जाता है। पूरी चीज़ें शिक्षाएँ उसको चाणक्य सिखा देता है, लड़ने की और सारी चीज़ें उसको सर्वगुण संपन्न कर देता है। एक प्रकार से कहा जाता है कि राजा बनाने की योग उसको बना देता है। अब उसकी निगाहें जो टिकी थी वो तो हमको पता ही है, मगध पर टिकी थी, क्योंकि मगध पर शासन चल रहा था नंदवंश का। और चाणक्य का तो एक ही निर्णय था कि हमको नंदवंश को जड़ से नष्ट करना है। तो एक बार क्या करता है कि एक बार सीधा आक्रमण कर देता है, कहाँ पर? मगध पर। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ बहुत बड़ी पराजय हो जाती है उसकी, है ना, बहुत बड़ी पराजय हो जाती है। बौद्ध ग्रंथों में इसको महाबोधि वंश भी कहा गया, और जैन धर्म में इसको परिशिष्ट बर्मन भी कहा गया, है ना। ऐसा कुछ मतलब इसने, जैसे एक बात आपको बता दें, कोई गर्म चीज़ हुई, जैसे खीर हुई,
उसको अगर बीच में हाथ डालोगे एकदम से तो वो जल जाएगा ना आपका हाथ, है ना। तो एकाएक से इसको इतनी समझ नहीं थी कि एकाएक से हमको ऐसा हाथ युद्ध लड़ना है। भैया मगध इतना बड़ा शक्तिशाली शासन चल रहा था घनानंद का, है ना, बहुत सारी सेना भी थी, और एकाएक तुम उसमें बीच में हमला कर दोगे तो भैया हारोगे, स्वाभाविक चीज़ है। कोई भी चीज़ है, अगर मान लो खीर है, सब्जी रखी हुई है, अगर उसमें बीच में हाथ डालोगे आप तो स्वाभाविक चीज़ गर्म तो जल तो जाओगे, है ना। ऐसी कहा जाता है, कई कहावतों में लिखा है, जैसे एक तरफ से अगर खाओगे तो थोड़ी ना जलोगे, तो वही चीज़ है। तो इसको एक प्रकार से उस चीज़ से, उस हार से इसको प्रेरणा मिली, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इस हार के बाद मगध की गलतियों से उसने प्रेरणा ली, और इसके बाद फिर दोबारा युद्ध करता है वो। इसके बाद दोबारा युद्ध करता है तो पंजाब और सिंध जीतता है। फिर इसके बाद उसके और अंदर के जो साम्राज्य हैं उसको भी जीतता है। और एक प्रकार से कहा जाए तो मतलब कि नंद वंश की सेनापति हुआ करता था भद्रसाल, उसको भी ख़त्म करके पूरी तरह से वहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पर मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो जाता है, ठीक है। मतलब वहाँ जो सेनापति वगैरह थे, जो भी थे, सारी चीज़ें थी, उनको पूरी तरह से नष्ट कर चुका था, और जो नंद वंश का था उसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर दिया था। और जड़ से ख़त्म करने के बाद अब कह सकते हैं हम कि यहाँ से मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, यानी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर नंदवंश खत्म होता है, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना मगध पर होती है। अब हम आपको थोड़ा बताते हैं, मगध पर जैसे ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई चंद्रगुप्त मौर्य की, तो मात्र 25 वर्ष की आयु में 322 BC में वो राजा बन जाता है, कुर्सी मिल जाती है उसको मगध की। राजधानी उसने पाटलिपुत्र बनाई, उसका राज्य की चिन्ह मयूर था, उसकी भाषा पाली हुआ करती थी, उसका शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। ये तो सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके आपको, ठीक है। अब कहा जा सकता है भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता तथा ऐसी राजनीतिक एकता तथा प्रशासनिक व्यवस्था में बदलने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मतलब पूरे मगध को इसने एक प्रकार से राजनीतिक, प्रशासनिक सारी चीज़ों में व्यवस्थित कर लिया था। और अब कह सकते हैं कि हाँ, अब सबसे बड़े मगध पर सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना अब हो जाती है ना। तो आप समझ सकते हैं इससे। अगर इसका क्षेत्र देखा जाए तो कश्मीर उत्तर में, और ये हिंदू काशी पर्वत है पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में चले जाओ, नेपाल तक, बांग्लादेश यहाँ पूर्व में बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला हिस्सा, मतलब 55 लाख वर्ग किलोमीटर में इतना साम्राज्य इसने अपना फैला दिया था, और इतने बड़े क्षेत्र का ये राजा बन चुका था। स्वाभाविक चीज़, उस समय इससे बड़ा कोई राजा नहीं था, ठीक है। यहाँ हमें विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अगर साम्राज्य में नहीं थे तो पूर्वोत्तर भारत नहीं था, यानी ये असम मेघालय आज के समय के देखे जाएँ तो असम मेघालय वाले राज्य नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा केरल नहीं हुआ करता था, और तमिलनाडु, ये वाले राज्य मगध चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं थे, ठीक है। और देखा जाए अगर तो प्लूटार्क के ईरान के इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को रौंद डाला था जब मगध पर उसने शासन किया था। तो कह सकते हैं यहाँ पर उस समय मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीबोथा कहा गया। स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनको पाटलिपुत्रक बताया, ठीक है, ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब कहानी थोड़ा बदलती है। जैसे ही अब कहानी बदलती है, कैसे बदलती है कि हमने बताया था सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर जब आया था भारत में आक्रमण करने, सिकंदर वाला वीडियो नहीं देखा है, हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि यहाँ सिकंदर का बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। इसका बीच में आना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बीच में आना, सिकंदर का बहुत बड़ा उल्लेख है। हमने सिकंदर वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया है। जैसे सिकंदर आता है और हमने बताया कि कुछ क्षेत्र जीतकर वापस लौट जाता है, बेबीलोन चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर के सेनापति रहते थे, एक का नाम था सेलूकस और एक का नाम था निर्याकस। निर्याकस जो था वो जल सेनापति था, और जो सेलूकस था वो थल सेनापति हुआ करता था, ठीक है। कौन सा हुआ करता था? थल सेनापति। तो एक प्रकार से उनमें एक प्रकार से समझौता हो गया था कि जो सिकंदर ने जो भी मान लो कि साम्राज्य जीते थे भारत के इलाके तरफ के, वो दे दिए गए थे किसको? सेल्यूकस को। और जो ईरान तरफ वाले इलाके सिकंदर ने जीते थे वो दे दिए गए थे किसको? निर्याकस को। इस प्रकार से बंटवारा हो गया था, सिकंदर ने इसका बंटवारा कर दिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सिकंदर ये चाहता था कि हम भारत में फिर कभी आएँ और फिर कभी भारत को जीतें। अभी हम जा रहे हैं क्योंकि उसकी सेना ने एक प्रकार से उसका साथ नहीं दिया था, तो वो सिकंदर जब लौट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिकंदर लौट जाता है, और लौटने के बाद क्या होता है कि उसका जो सेनापति होता था, जिसका नाम हमने बताया आपको सेलूकस, उसका जो सेनापति था सेलूकस। अब जैसे सिकंदर की मृत्यु हो जाती तो सेलूकस सोचता है कि जो सिकंदर हम छोड़ गया था, जो भारत को जीतने का उसका एक विचार था, उसको जीत नहीं पाया, तो हम उसको क्यों ना क्यों पूरा करते हैं। सिकंदर का जो विचार था उसको पूरा करने का सेलूकस ने सोचा, और सेलूकस ने युद्ध लड़ा चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसमें वो हार गया था। काबुल और सिंधु तरफ से इलाके से भारत में आया था, और भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था, और वहाँ उसकी हार हो जाती है। तो सेलूकस क्या करता है, अपनी बेटी उसका नाम था हेलेना, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर देता है। इसके बाद उसको
हेलेना का विवाह किससे हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता था, जो हो गया था सेल्यूकस की जो पुत्री थी, क्योंकि हारने के बाद और बहुत सारी चीज़ें उपहार में भी दिया गया था। कौन? सेल्यूकस। इसके बाद कहा जाए अगर कि जो सेल्यूकस था वो एक प्रकार से एरिया हेरात, मतलब बहुत सारे कांधार वगैरह और मकरान जो पाकिस्तान का तट है, काबुल वगैरह जो तट है, जो सिकंदर ने जीते थे, जिन शासन पर सिकंदर शासन किए हुए था, वो एक प्रकार से किसको दे गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप गया था कि लो आप अपनी पुत्री की शादी भी कर गया था और बहुत सारे क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे गया था। तो स्वाभाविक चीज़ है, अब तो चंद्रगुप्त मौर्य का और विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखो कुछ और भी उल्लेख मिलते हैं। राजस्व जो चलता था वो 1/4 चलता था, लेकिन 1/6 का उल्लेख मिलता है। 1/4 थोड़ा सा गलत भी लगता है हमको हमारे हिसाब से। तो आप राजस्व जो था वो टैक्स था वो 1/6 लेते थे। इसके बाद कहा जाए तो सैन्य जो था उसका विभाग, उसमें 6 सीमतियाँ बनाई थी। एक सोने की खान भी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, जो दर्दिस्तान यानी कश्मीर में उसका उल्लेख मिलता है कई किताबों से। इसके अलावा एक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ा काम भी करवाया था। सिंध जो है पाकिस्तान का इलाका, सिंध से लेकर बंगाल का एक इलाका है सोनार गांव, वहाँ तक इसने एक कच्ची सड़क का निर्माण करवाया था। कौन सी सड़क का? कच्ची, यानी पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में। और जब मध्यकाल आया तो शेरशाह सूरी ने उसी रोड को पक्का करा दिया और उसने उस रोड का नाम शेरशाह सूरी रोड कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा अक्सर कि शेरशाह सूरी ने पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक रास्ता बनवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी के पहले बना था वो रास्ता। और किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। लेकिन बस इतना अंतर था कि वो कच्चा था और मध्यकालीन आते आते शेरशाह सूरी का शासन आते आते वो पक्की सड़क हो गई और उसका नाम रख दिया गया शेरशाह ने शेरशाह सूरी मार्ग। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नर आए। जब ब्रिटिश शासन चलने लगा था भारत में 1836 से 1882 का, तो इस समय उन्होंने उसका नाम जो है वो जीटी रोड रख दिया। जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रक रोड रख दिया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जो जीटी रोड का उल्लेख है वो किस प्रकार से उसका हमने इतिहास बता दिया आपको। इसके बाद कहा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन्होंने एक गुजरात में सौराष्ट्र झील का निर्माण करवाया था, है ना। और अशोक का भी रुद्रदामन से उल्लेख मिलता है। इनका अंतिम समय जो है अगर कहा जाए तो चंद्रगुप्त का अंतिम समय इनने एक प्रकार से अपना साम्राज्य छोड़ के और एक जैन धर्म के वो हुआ करते थे, जैन धर्म के एक भिक्षु जिनका नाम था भद्रबाहु, यानी जैन धर्म के संस्थापक कहें। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। तो जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र उनका अध्यक्ष थे और जो दिगंबर वाले हैं उनका भद्रबाहु अध्यक्ष थे। दिगंबर नग्न वस्त्र नग्न वाले होते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले होते थे। तो एक प्रकार से कहा जाए कि ये एक प्रकार से अपनी वृद्धावस्था में इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और ये चला गया था कहाँ पर? ये चला गया था श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में एक जगह है, और वहाँ से इसने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में। ठीक है, तो यहाँ श्रवणबेलगोला एक जगह है जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती। एक प्रकार से संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग। संलेखना विधि कहलाती है एक प्रकार से वो करना, मतलब सब कुछ त्याग कर और बैठ जाना, मतलब कि सब कुछ त्याग कर बैठ जाना और एक प्रकार से जब तक बैठे रहें जब तक मृत्यु ना हो जाए, कुछ ना खाना कुछ ना पीना, वो संलेखना विधि कहलाती है। ठीक है, तो एक प्रकार से इन्हें समाधि ले ली थी। ठीक है, तो हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी तरह से डिटेल बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें भैया। और साथ में इसके डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की वीडियो की लिंक मिल जाएगी इतिहास से संबंधित, और एक फेसबुक पेज है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं, उसको भी जाके आप फॉलो करें। और एक इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उसको भी जाके फॉलो करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है।